उसको अभी रजिस्ट्रेशन होके लगभग 9 महीना पूरा हो गया है और लगातार वो लोग जो है संगठन के कर्मचारी वो घूम रहे हैं सारे भारत में वो संगठन का ढांचा खड़ा करने के लिए। एक ये बात। दूसरी बात कि आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हो, आपको समाज व्यवस्था की जानकारी लिए बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। कोई यदि काम करना चाहता है, समाज व्यवस्था की जानकारी लिए बगैर यदि कोई काम करना चाहता है तो वो अपने क्षेत्र में कुछ लोगों में प्रस्तावित हो सकता है मगर उनमें से रिजल्ट नहीं निकाल सकता समाज व्यवस्था के विरुद्ध। मुझे संगठन चलाने के लिए अच्छे लोगों की जरूरत है। किसी भी संगठन में मैं अच्छे लोगों को नहीं लेता। किसी भी संगठन में अच्छे लोग नहीं होना चाहिए। जो लोग संगठन चलाना चाहते हैं वो संगठन में पागल लोगों की जरूरत है। तो नया सिद्धांत पागल, एक वो पागल होता है जो कपड़े फाड़ता है, नंगा घूमता है, लोगों को गाली देता है, पत्थर मारता है, लोग कहते हैं पागल। और वो एक वो पागल है जो स्त्री की पैंट पहनता है, शर्ट पहनता है, टाई पहनता है, ऊंचे कपड़े पहनता है, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगाता है, तो बीवी कहते हैं पागल हो। समाज कहता है पागल हो। मुझे भी 15 साल पहले बीवी ने घोषित किया ये पागल हो। मगर अच्छा है, ऐसे पागलों की जरूरत है। हमारे महापुरुष पागल थे, इसी वजह से ये सभ्य समाज का निर्माण हुआ। पागलों ने सभ्य समाज का निर्माण किया। ध्यान में रखना। दुनिया के इतिहास को छाप कर देखो, जो रिसर्चर थे, जो साइंटिस्ट थे, वो पागल थे। उसको अपने बीवी का ख्याल नहीं था, बच्चों का ख्याल नहीं था, खाने का ख्याल नहीं था, कपड़ों का ख्याल नहीं था, मैं मर जाऊंगा इसका कोई ख्याल नहीं था। मर गए बहुत सारे साइंटिस्ट, मगर उन्होंने जो आविष्कार किया, एक सभ्य समाज का निर्माण हुआ। हमें इसलिए पागलों की संगठनों में जरूरत है। अच्छा आदमी वो है जो सुबह उठता है, चाय पीता है, अपने कुत्ते को घुमा कर लाता है, समाज के आंदोलन के बदौलत उसके शरीर पर जो चर्बी आई उस चर्बी को घटाने के लिए एक टहलता है, बीवी से चाय पीता है, नाश्ता करता है, टिफिन लेता है, ऑफिस में जाता है, ईमानदारी से सरकार का काम करता है, 5 बजे आता है, फिर वही काम करता है, टीवी का रिमोट लेके प्रीति जिंटा को नचाता है, माधुरी दीक्षित को नचाता है। अभी नवी कौन आया, नया कौन हीरो आया मुझे जानकारी नहीं, मगर ये कभी कभी मैं देखता हूँ किसी के घर में टीवी लगाते हैं तो मैं आमतौर पे देखता हूँ कि वो इसको नचाते हैं, रिमोट पर नचाते हैं। इसको कहते हैं अच्छा आदमी। ये अच्छे आदमी हमारे समाज को आने वाले समय में हमारे बहू बेटियों को ब्राह्मण लोग जो है रास्ते के ऊपर नंगा नचाएंगे, ऐसे लोगों की वजह से। इसीलिए मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं, मुझे पागलों की जरूरत है। पागल लोग जो अपने समाज को तैयार करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाए और इसके लिए वो ये ना कहे कि मेरे मान और सम्मान को धक्का पहुंचाए, वो ये ना कहे कि मेरा नाम नहीं डाला, मुझे बुलाया नहीं गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी जाति को बुलाकर आंदोलन नहीं चलाया, समस्त भारत के जातियों के लिए चलाया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने यह आंदोलन चलाने के समय में यह सवाल खड़ा नहीं किया कि मुझे क्या मिलेगा। आप सवाल खड़ा करते हो, मुझे क्या, समाज में लोग सवाल खड़े करते हैं, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। ये सवाल पूछने की औकात बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके अंदर पैदा की, और क्या पैदा करना चाहिए। इसीलिए ये जो समाज व्यवस्था है, इसको यदि आपको बदलना है, इसको यदि हॉरिजॉन्टल करना है, तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए समाज परिवर्तन। समाज परिवर्तन के लिए संगठन बनाओ, समाज परिवर्तन के लिए विचारधारा का निर्माण करो, समाज परिवर्तन के लिए कार्यकर्ताओं का निर्माण करो, समाज परिवर्तन के लिए कार्यक्रमों का निर्माण करो। समाज परिवर्तन के पहले जब तक आप
आपको समाज की जानकारी नहीं होगी, आप समाज परिवर्तन नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग संगठन चलाते हैं समाज की जानकारी नहीं, समाज की जानकारी होती तो वो सही ढंग से सोचते, सही ढंग से काम करते, सभी लोगों को साथ लेकर चलने के लिए प्लान बनाते, अपनी जान की बाजी लगाकर समाज में जाकर समाज को तैयार करने का काम करते। मुझे क्या जरूरत है? बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत मेरा बेटा अमेरिका में 26 साल में हुआ, उसको अभी पूरा अमेरिका में, दूसरा डॉक्टर है। क्या जरूरत है मुझे? एसी कार था मेरे लिए, कंपनी का एसी ऑफिस था, 1 लाख को 2000 रुपया कम सैलरी था। क्या जरूरत थी समाज को? आसाम में आने की मुझे क्या जरूरत है भाई? ये पीड़ित लोग छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम, भारत में सबसे पीड़ित लोग, यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद मजबूती से है, सबसे ज्यादा मजबूती से ब्राह्मणवाद है। उसके रिजल्ट है, परिणाम है। बाहर तो है ही, मगर यहां पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति का आदमी नंगा घूमते हुए दिखाई देता है। खाने के लिए अन्न नहीं, अनाज नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, फसाद चल रहे हैं। अनुसूचित जाति के जितने लोग हैं सर्विसेज में, उसके अनुपात में लोग नहीं है। झगड़े चल रहे हैं, खून खराबा हो रहा है। आंदोलन को ये लोग बढ़ावा देते हैं ताकि आप अपनी समस्याओं को भूल जाओ। अपने विचार को वो लोग तैयार करते हैं, आपके विचार को वो लोग तैयार करते हैं। जब आप उनके विचार पर तैयार होते हो तो हमारा समाज उनके विचार पर गुलाम बनकर घूमते रहता है। आप उसको बुलाओ तो कहता है समय नहीं है। उसके पास में पानी डालने के लिए समय है, उसके पास में जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए समय है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत जो भी आता है वो मनाने के लिए उसके पास में समय है। क्यों? वो जिम्मेवार नहीं है। ब्राह्मणों ने उनकी मानसिकता बना दी, उसके आधार पर उसका संचालन होता है। जो मानसिकता को नियंत्रित करता है उसी के अनुसार आदमी चलता है। आदमी अपने आप नहीं चलता, विचार से चलता है। विचार दिमाग में उपजता है, दिमाग में पैदा होता है। दिमाग को ब्राह्मणों ने कंट्रोल किया। आप बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक लोग राज क्यों कर रहे हजारों साल से? संगठित अल्पसंख्यक बहुसंख्यक लोगों पर तभी राज कर सकते हैं जब संगठित अल्पसंख्यक बहुसंख्यक लोगों को असंगठित बनाकर रखे। हमें पहले वर्ण के आधार पर असंगठित बनाया, फिर जाति के आधार पर असंगठित बनाया, फिर जाति के अंदर उपजाति डालकर असंगठित बनाया। अनुसूचित जाति में यदि कोई एक जात है तो उसके अंदर भी उपजाति है जिनका आपस में रोटी बेटी व्यवहार नहीं होता। 16 में भी अनुसूचित जाति है, उनमें भी उपजाति जिनका अपने अंदर रोटी बेटी व्यवहार नहीं होता है। जो लोग अस्पृश्यता के शिकार है, खुद अपने अंदर अस्पृश्यता को पैदा किया है, वो अस्पृश्यता के विरोध में लड़ाई लड़ सकते हैं। जो एक जाति को संगठित नहीं कर सकते, वो 6000 जातियों को कैसे संगठित करेंगे? क्या फार्मूला है आप लोगों के पास? ये समाज व्यवस्था में फार्मूला है। हमारे लोगों ने ये करके दिखाया, हम नहीं कर सकते। हमारे लोग अनपढ़ और गवार थे, उन्होंने करके दिखाया, हम लोग नहीं कर सकते। एक आईएएस ने मेरे सामने एक सवाल पूछा, सभा में सवाल पूछा। बहुत बड़ा आईएएस था, देवयानी खोब्रागड़े का नाम आपने सुना हो, जो अमेरिका में भारत के एम्बेसडर थे, जिसको बहुत टीवी में पेपर में अभी फ्लैश किया गया कि उसने अपने नौकरानी के साथ ये किया। देवयानी खोब्रागड़े उसका बाप, उत्तम खोब्रागड़े, हाईली क्वालिफाइड, हाईली इंटेलेक्चुअल और बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर उत्तम खोब्रागड़े। सवाल पूछा मुझे,
जो समाज की परिस्थिति है उसको देखकर उसने कहा कि अभी कुछ नहीं हो सकता। सही था, कुछ नहीं हो सकता। मैंने स्टेज से ही उत्तम खोब्रागड़े को जवाब दिया, मिस्टर उत्तम खोब्रागड़े, आप जो कह रहे हैं वो कुछ नहीं हो सकता। ये बात आप आईएएस अधिकारी हो, सीनियर आईएएस अधिकारी हो, आपके लिए वो सही हो सकती है। इसका जवाब मैं देता हूँ, सही है गलत है अभी फैसला कर लेना और घर में जाके डिसाइड करना क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैंने कहा कि अनुसूचित जाति में एक जाति ऐसी थी जो देहात में, गांव में जब जानवर मर जाता था तो जानवर को उठाकर वो गांव के बाहर फेंकती। आसाम में है सब, पहले पुराने जमाने में है, होता था। तो वो जाति जो है वो जानवर को उठाकर फेंकती थी, तो गांव के कुत्ते भी वो जानवर के पीछे आते थे और हमारे अनुसूचित जाति के लोग उसको काट कर खाते थे। ध्यान में रखना, आपको इतिहास की जानकारी नहीं होगी मगर ये सारे भारत में अनुसूचित जाति के लोग यही करते थे और दास भी यही करते थे। आसाम तो हमारे लोग जब कुत्ते उसको काटते थे तो हमारे लोग जानवर को काटते समय उसको डिस्टर्ब होता था, तो हमारे लोग कुत्ते को कहते थे हट। यहाँ कुत्ते हकालने के लिए क्या कहते हैं आप? ऐसे कहते, हट कहते, हट। शायद सारे भारत में ऐसे कहते। तो कुत्ता को गुस्सा आता था क्योंकि वो भी चाव से खाता था उस जानवर को। कुत्ता को गुस्सा आता था, शायद कुत्ता ये सोचता होगा ये भी तो जानवर है, ये भी तो अपना हिस्सा निकाल रहा है, मैं भी जानवर हूँ, मैं मेरा हिस्सा का निकाल रहा हूँ। तो कुत्ता अपनी भाषा में शायद ये मैं बोलता, ये कहता होगा उस आदमी को, गुस्से से उस आदमी की तरफ देखता है कुत्ता, तो शायद कुत्ता ऐसा कहता होगा अभी तेरा नहीं मेरा भी हिस्सा है। मतलब कुत्ता भी हमारे आदमी को नहीं पूछता था। जिस जाति को कुत्ते भी नहीं पूछते थे वो जाति में उत्तम खोब्रागड़े साहब आपके जैसे आईएएस अधिकारी तैयार हुए, क्योंकि आपके बाप भी जानवर को काटते थे, गांव के बाहर लेकर क्या करते। आईएएस अधिकारी पैदा हुए, आईएफएस पैदा हुए, आईआरएस पैदा हुए, आईपीएस पैदा हुए, डॉक्टर पैदा हुए, इंजीनियर पैदा हुए, वकील पैदा हुए, अधिकारी पैदा हुए, कर्मचारी पैदा हुए, प्रोफेसर पैदा हुए, टीचर पैदा हुए। जिस समाज को कुत्ता नहीं पूछता था, जब आईएएस अधिकारी हमारा है या कर्मचारी हमारा है और ब्राह्मण का काम होता है, तो जैसे ये मेरा केबिन है, ब्राह्मण उधर खड़ा है और ये हमारा दूसरा दास तंबाकू मल रहा है। तंबाकू खाते हैं ना बहुत सारे, मैं नहीं खाता, बहुत सारे खाते हैं। तो आमतौर पे क्लास 4 के लोग जो है तंबाकू खाते हैं। वो बोल रहा है, आसाम में ब्राह्मण को क्या कहते हैं? पांडे, त्रिपाठी, चतुर्वेदी, शर्मा। शर्मा जी हमारे दास को कहता है तंबाकू मलते हुए, दास साहब, ब्राह्मण दास को कहता है तंबाकू मलने वाले को, दास साहब को मिलना है। ये जो दास साहब है उनको मिलना है। वो तंबाकू मलते कर हमारा क्लास 4 कर्मचारी ठेकेदार को कहता है ये स्टूल पे बैठ, शर्मा जी ये स्टूल पे बैठे, अभी मीटिंग चल रहा है, एक चिट्ठी लिख देना, स्टूल पे बैठे। ये औकात किसने पैदा की? समाज व्यवस्था के विरोध में जो लोगों को कुत्ता भी नहीं पूछता था, उन्होंने आंदोलन चलाया। उनकी समस्या थी खाने की, उनकी समस्या थी रहने की, उनकी बहुत सारी समस्या थी। इसके बावजूद भी किसी ने भी ये नहीं कहा कि मुझे समय नहीं है, मैं आंदोलन नहीं चलाऊंगा। उन्होंने आंदोलन चलाया और एक क्लास 4 दास पैदा हुआ और एक आईएएस अधिकारी दास पैदा हुआ। ब्राह्मण ठेकेदार जो व्यवस्था में इनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करता था, वो दास को कहता है साहब को कहता है। जब मीटिंग खत्म होती है वो चिट्ठी लेकर जाता है क्लास 4 को, कहता है शर्मा क्या? हाँ भेज दो। तो शर्मा दरवाजा खोलने के बाद में कहता है नमस्कार दास साहब, हम अंदर आए।
जिसको कुत्ते भी नहीं पूछते थे, ब्राह्मण को पूछना। वो IAS अधिकारी हक पका दे, उसको ये जानकारी नहीं थी कि ऐसा जवाब मिलेगा। अरे हम तो समाज के लिए पैदा हुए ना, समाज का कर्जा है हमारे ऊपर, चुकाना है उसको ईमानदारी से।